नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। 24 फरवरी को जारी होगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की किस्त 10 फरवरी को होगी जारी। 81 लाख किसान परिवारों को मिलेगा लाभ। राजस्थान के करौली जिले में 12 से 20 फरवरी तक आयोजित होगा शिवरात्रि पशु मेला। किसान खरीद और बेच सकेंगे उन्नत नस्लों के पशु को एयरटेग लगवाना एवं पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करना होगा आवश्यक। प्रयागराज महाकुंभ में 16 से 18 फरवरी तक किया जाएगा इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल का आयोजन। देखने को मिलेगा 200 से अधिक प्रजातियों के प्रवासी और स्थानीय पक्षियों का संगम। श्रद्धालुओं को पक्षियों के संरक्षण के प्रति प्रेरित करना है उद्देश्य। खबरें विस्तार से। देश में किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत किसानों को सालाना 3 किस्तों में 6,000 रुपये की राशि सीधे बैंक खाते में दी जाती है। ठीक इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी राज्य में पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 6,000 रुपये की राशि 3 समान किस्तों में दी जाती है, जिससे राज्य के किसानों को एक साल में कुल 12,000 रुपये की राशि प्राप्त होती है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के कृषि विकास मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना की 11वीं किस्त की राशि 10 फरवरी को किसानों के बैंक खातों में जारी होगी। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्रदेश के लगभग 81 लाख किसान परिवारों को मिलेगा। बता दें कि इस माह 24 फरवरी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार के भागलपुर से देश के किसानों को पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त की राशि जारी करेंगे। इसी तरह मध्य प्रदेश के किसानों को दोनों योजनाओं के तहत कुल 4,000 रुपये की राशि इस महीने यानी कि फरवरी में मिलेगी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के खातों में अब तक 14,254 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की गई है। वर्ष 2024-25 में योजना के लिए 4,900 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है। और प्रयागराज महाकुंभ 2025 में पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए आगामी 16 से 18 फरवरी के बीच 3 दिवसीय इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 200 से अधिक प्रजातियों के प्रवासी और स्थानीय पक्षियों का संगम देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल न केवल पक्षियों को देखने का अवसर प्रदान करेगा, बल्कि पक्षी संरक्षण के प्रति जागरूकता भी बढ़ाएगा। इसी कार्यक्रम के तहत फोटोग्राफी, पेंटिंग, नारा लेखन, वाद विवाद और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त तकनीकी सत्र और पैनल चर्चाओं में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पक्षी वैज्ञानिक, पर्यावरणविद और संरक्षण विशेषज्ञ अपने विचार साझा करेंगे। इसी पहल का मुख्य उद्देश्य युवाओं, पर्यावरण प्रेमियों और श्रद्धालुओं को पक्षियों के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा के प्रति प्रेरित करना है। सरकार इस आयोजन को और भी आकर्षक बनाने के लिए प्रतियोगिताओं के विजेताओं को 10,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक के कुल 21 लाख रुपये के पुरस्कार प्रदान करेगी। इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल के दौरान श्रद्धालु लुप्त प्राय इंडियन स्कीमर, फ्लैमिंगो और साइबेरियन क्रेन जैसे दुर्लभ पक्षियों को नज़दीक से देख सकेंगे। साइबेरिया, मंगोलिया, अफगानिस्तान सहित 10 से अधिक देशों से हजारों प्रवासी पक्षी प्रयागराज के गंगा यमुना तटों पर पहुंचे हैं, जो अपनी अनोखी उड़ानों और समूहबद्ध प्रवास से पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। पक्षियों के संरक्षण से ही प्राकृतिक आपदा प्रबंधन और पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बना रह सकता है और इसी प्रकार के आयोजन लोगों को प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाने में मदद करेंगे। प्रयागराज मेला प्रशासन के निर्देश पर श्रद्धालुओं के लिए विशेष इको टूरिज्म प्लान भी तैयार किया गया है, जिससे वे पक्षियों को देखने और उनके प्राकृतिक आवास के महत्व को समझने का अनुभव भी प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऊर्जा ऑडिटोरियम में दीप प्रज्वलित कर कृषि विभाग द्वारा आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसी समारोह की अध्यक्षता कृषि मंत्री मंगल पांडे ने की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा कार्यक्रम में 154 अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, सहायक निदेशक,
एवं समकक्ष सत्र के राजपत्रित पदाधिकारियों तथा 853 प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष सत्र के पदाधिकारियों सहित कुल 1007 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया गया। नियुक्ति पत्र प्रदान करने के दौरान मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों को बधाई देने के साथ साथ उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। पशुपालन के लिए किसान उन्नत नस्लों के पशुओं का पालन करना चाहते हैं ताकि अधिक से अधिक लाभ मिल सके। ऐसे में पशु मेला किसानों के लिए पशु खरीदने और बेचने के लिए एक अच्छा अवसर होता है। ऐसी एक पशु मेले का आयोजन राजस्थान के करौली जिले में किया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी 12 से 20 फरवरी तक करौली जिले में शिवरात्रि पशु मेला आयोजित किया जाएगा। इच्छुक किसान यहां से अपने लिए उन्नत नस्लों के पशु खरीद सकते हैं। पशु मेले में पशु खरीदने जा रहे किसानों को कुछ नियमों का पालन भी करना होगा। इसमें पशु मेले में पशु खरीदने के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना जरूरी है, जिनमें जमाबंदी की नकल, पहचान पत्र की प्रति, क्रय किए गए पशु को कृषि कार्य अथवा दुग्ध उत्पादन में उपयोग लेने का शपथ पत्र आदि शामिल है। पशु मेले में पशु की खरीद करने वालों को पशु को एयर टैग लगवाना एवं पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी जारी करवाना आवश्यक किया गया है। साथ ही पशु के परिवहन के लिए बड़े ट्रक में 6 बड़े पशुओं से अधिक नहीं होने चाहिए तथा वाहन में इन मवेशियों के पैरों के नीचे कुशन एवं साइड में बोरी अथवा टाट लटकाने होंगे ताकि उनकी खाल ना छिले। इसके अलावा 3 वर्ष से कम आयु के गौवंश को राज्य से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगली खबर गुजरात से। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने शनिवार को राजकोट में अहमदाबाद से साबरमती रिवर फ्रंट तक मिलेट फेस्टिवल की शुरुआत की। लोगों को बाजरा के बारे में अधिक जानकारी मिले, इसके लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सरकार बाजरा किसानों की मदद कर रही है। सरकार से बाजरा किसानों को पूरा प्लेटफॉर्म मिल गया है। लोग जागरूक हो गए हैं। किसानों ने कहा है कि इस बार हमें अच्छा मार्केट मिलेगा। पिछले 6-5 साल से हम पूरी प्राकृतिक कृषि पर काम कर रहे हैं। भूपेंद्र भाई पटेल ने कहा है कि मैदा फ्री नूडल्स तो बाजरे से बनता है। बाजरा खाना स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर में भी इससे अच्छे नतीजे मिलते हैं, इसीलिए बाजरा लोगों के लिए अच्छा है। इस अवसर पर मिलेट फेस्टिवल के एक अधिकारी ने कहा कि किसानों को प्राकृतिक खेती अपनानी चाहिए। इसके लिए सरकार ने कई योजनाएं भी बनाई हैं। गुजरात सरकार ने 2024 के बजट में 30 मिलियन रुपए किसानों को दिए हैं। गुजरात राज्य में गुजरात सरकार के कृषि, खेडूत कल्याण और सहकार विभाग के माध्यम से गुजरात के 7 महानगरों में जो मिलेट फेस्टिवल की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल सर ने अहमदाबाद से साबरमती रिवर फ्रंट से शुभारंभ करवाया है। इन्हीं वजह से आज राजकोट में मैंने शुभारंभ करवाया है और हर किसानों को जो ऑर्गेनिक प्राकृतिक कृषि के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले और किसान लोग प्राकृतिक खेती अपनाए, इसलिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई है। ये योजना की जानकारी के लिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिलेट की जानकारी मिले, इनकी वजह से वो अपने रोजिंदे जीवन में जो खाने में मिलेट्स का ज़्यादा उपयोग करे, इसलिए कार्यक्रम था। मध्य प्रदेश के कृषि विकास मंत्री एदिल सिंह कंशाना ने कहा है कि किसान कल्याण एवं मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अंतर्गत किसानों एवं व्यापारियों को अनेक सुविधाएं प्रदान की गई हैं। उन्होंने कहा कि एमपी फार्म गेट ऐप के माध्यम से किसान अपनी उपज को घर बैठे बेच सकते हैं। फ्लाइंग स्क्वाड ऐप के माध्यम से अवैध व्यापार पर नियंत्रण और गोदामों के निरीक्षण के लिए व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना ई-नाम कृषि मंडी समितियों से संबंधित उपजों के लिए सूचना और सेवाओं को प्रदान करती है। इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के माध्यम से स्पॉट ट्रेडिंग के लिए मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी नियमों में विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। इससे व्यापारियों एवं किसानों को उपज विक्रय का अच्छा मूल्य प्राप्त करने में सीधा लाभ होगा। किसानों को फल सब्जी विक्रय के लिए मंडी प्रांगण के बाहर वैकल्पिक सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश की 259 कृषि उपज मंडी समितियों में से 144 में इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटे स्थापित किए गए हैं। राज्य सरकार किसानों की समृद्धि एवं खुशहाली के लिए निरंतर कार्य कर रही है। और आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राज्य भूमि विकास बैंक राजस्थान के 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों को 130 करोड़ रुपए के दीर्घकालीन ऋण वितरण करेगा। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने शुक्रवार को विधानसभा में ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी जिलों के किसानों और लघु उद्यमियों को अब सहकारी भूमि विकास बैंकों के माध्यम
से दीर्घकालीन कृषि एवं अकृषि ऋण उपलब्ध हो पाएंगे। कृषकों और लघु उद्यमियों को ये ऋण राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुरूप क्रमश 7% एवं 5% ब्याज अनुदान के योजना के तहत उपलब्ध करवाए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाने के फलस्वरूप भूमि विकास बैंकों द्वारा वितरित दीर्घकालीन कृषि ऋण मात्र 5.05% एवं दीर्घकालीन अकृषि उत्पादक ऋण मात्र 7.05% ब्याज दर पर उपलब्ध होगा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में वेदांता समूह की कंपनी भारतीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को ने अपने सामुदायिक विकास पहल मोर जल मोर माटी के अंतर्गत लाख खेती के लिए हाल ही में प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया है। इसका उद्देश्य लाख की खेती पर विशेष प्रशिक्षण प्रदान कर किसानों को सशक्त बनाना है। आय के द्वितीय स्रोत के रूप में लाख की खेती की शुरुआत कर बाल्को ने 400 से अधिक किसानों के लिए 50,000 की अतिरिक्त औसत आय उत्पन्न करने में मदद की है। प्रशिक्षण सत्र में 50 से अधिक किसानों ने भाग लिया। आने वाले समय में कई प्रशिक्षण सत्र और भी आयोजित किए जाएंगे। जलवायु परिवर्तन के कारण पैदावार में उतार चढ़ाव का सामना कर रहा कोरबा कभी एक प्रमुख उद्योग केंद्र था। बाल्को की मोर जल मोर माटी परियोजना 40 गांवों में लगभग 2200 एकड़ से अधिक भूमि के साथ 5700 किसानों तक अपनी पहुंच बना चुकी है। परियोजना का कार्यान्वयन बाइफ इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल लाइवलीहुड के सहयोग से किया जा रहा है। किसान अब संसाधनों को साझा करते हैं और साथ ही मिलकर खेती करते हैं। इस पहल के साथ ब्रूड लाख की आपूर्ति होती है। इसकी खेती साल में 2 बार होती है। बीज उत्पादन तथा व्यावसायिक उत्पादन, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन में वृद्धि भी होती है। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव। मंडियों में इन दिनों लहसुन की आवक सामान्य है। हाजिर भाव को देखें तो एकमात्र नेट के मुताबिक गुजरात के राजकोट मंडी में 7 फरवरी को लहसुन का भाव रहा 7,000 रुपए। 8 फरवरी को इसकी कीमत में 250 रुपए की तेजी आई, जिसके बाद भाव हो गया 7,250 रुपए। राज्य की ही जेतपुर मंडी में लहसुन के भाव की बात करें तो यहाँ बीते शुक्रवार को लहसुन का भाव था 6,750 रुपए। शनिवार को इसके सौदों में 105 रुपए की मजबूती दर्ज की गई और भाव हो गया 6,855 रुपए। जबकि जम्मू कश्मीर के उधमपुर मंडी में 7 फरवरी को लहसुन 16,000 रुपए पर बिकी। 8 फरवरी को इसकी कीमत में 500 रुपए का उछाल देखने को मिला, जिसके बाद लहसुन 16,500 रुपए पर जा पहुंचा। जबकि महाराष्ट्र के पुणे मंडी में 7 फरवरी को लहसुन की कीमत थी 13,500 रुपए। 8 फरवरी को इसके सौदे 5,500 रुपए गिरे और भाव हो गया 8,000 रुपए। वहीं राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में लहसुन के भाव को देखें तो यहाँ 7 फरवरी को लहसुन 18,000 रुपए पर बिका। 8 फरवरी को दाम बिना किसी घटत बढ़त के 18,000 रुपए पर बने रहे। भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात साल 2023-24 के दौरान बीते 5 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। दुनिया में चीन को लहसुन के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में जाना जाता है, लेकिन हाल ही में चीन में लहसुन की पैदावार कम होने की वजह से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत से रिकॉर्ड तोड़ लहसुन का निर्यात हुआ है। भारतीय लहसुन की मांग खास तौर पर पश्चिमी देशों से बढ़ी है। लहसुन के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात 22,280 मीट्रिक टन रहा था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान कमी देखने को मिली और लहसुन का निर्यात 4,637 मीट्रिक टन घटकर 17,643 मीट्रिक टन पर आ गया। जबकि साल 2021-22 के दौरान लहसुन के निर्यात में इजाफा देखने को मिला और निर्यात फिर से 22,000 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लहसुन के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। बीते 3 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए लहसुन का निर्यात 57,346 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। इसी तरह
साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात ने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का ये आंकड़ा 73,950 मीट्रिक टन के स्तर पर जा पहुंचा। यानी साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 16,604 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई। शनिवार को उत्तर प्रदेश के अलावा देश की ज्यादातर मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य देखने को मिली। हाजिर भाव को देखें तो एग्मर नेट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में 8 फरवरी को गेहूं के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात के दहगाम मंडी में 7 फरवरी को गेहूं का भाव रहा 2,915 रुपए। 8 फरवरी को इसके सौदों में 10 रुपए की तेजी दर्ज की गई, जिसके बाद गेहूं का भाव हो गया 2,925 रुपए। इसी तरह राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान लोकवान गेहूं की कीमत में बढ़त दर्ज की गई। 7 फरवरी को यहां गेहूं 3,010 रुपए पर बिका। 8 फरवरी को इसके भाव में 40 रुपए का उठाव आया और गेहूं की कीमत 3,050 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंची। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर मंडी में गेहूं की कीमत में उठाव दर्ज किया गया। यहां 7 फरवरी को गेहूं 2,852 रुपए पर बिका, जबकि 8 फरवरी को इसके दाम में 48 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 2,900 रुपए। उत्तर प्रदेश की मंडियों पर नजर डालें तो शनिवार को अलीगंज मंडी में गेहूं का भाव रहा 2,625 रुपए। बेवर मंडी में गेहूं 2,690 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही जहानाबाद मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे 2,301 रुपए पर हुए। गेहूं की पैदावार पर नजर डालें तो कुछ समय पहले ही कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2023-24 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के अंतिम अग्रिम अनुमान के आंकड़ों को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान रबी गेहूं की उपज 1,132,92,000 टन होने का अनुमान है। वहीं अगर इसकी तुलना बीते साल से करें तो साल 2022-23 के दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1,105,54,000 टन थी। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम बिहार और झारखंड में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उत्तर पूर्वी बिहार के जलोढ़ इलाके में इस समय ग्रीष्मकालीन सब्जियों जैसे कद्दू, लौकी, खीरा और करेला की पौध नर्सरी के लिए पॉलीटनल में 1 मीटर चौड़ाई और 10 मीटर लंबाई की क्यारियां बनाकर तैयार करें। सब्जियों की बुवाई से पहले मिट्टी को कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब को 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर उपचारित करें। वहीं उत्तर पश्चिम बिहार के जलोढ़ इलाके में शुष्क मौसम को देखते हुए खड़ी फसलों में खरपतवार निकालना शुरू करें। इसके साथ ही यहां गन्ने की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। उत्तर पश्चिम बिहार में ही अरहर में फूल लगने या फलियां बनने की अवस्था में फली छेदक कीटों का संक्रमण बढ़ सकता है। ऐसे में किसान इसकी निगरानी करते रहें और प्रकोप दिखाई दे तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। दक्षिणी बिहार में देर से बोई गई गेहूं की फसल में निराई गुड़ाई करें। यहां अगर फसल में जिंक की कमी के लक्षण दिखाई दें, यानी गेहूं के पौधों का रंग हल्का पीला हो जाए, तो 2.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट, 1.25 किलोग्राम बुझा हुआ चूना और 12.5 किलोग्राम यूरिया को 500 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर 15 दिनों के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। इसके साथ ही दक्षिणी बिहार में देर से बोई गई सरसों में कीटों की निगरानी करते रहें। वहीं पश्चिमी झारखंड के पठारी क्षेत्र में वर्तमान मौसम की स्थिति के कारण सरसों की फसल में कीटों का प्रकोप हो सकता है। अगर प्रकोप प्रारंभिक अवस्था में है तो पौधे के प्रभावित भागों को काटकर नष्ट कर दें, और अगर प्रकोप बढ़ता है तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। पश्चिमी झारखंड के पठारी क्षेत्र में ही
65 से 75 दिन की गेहूं की फसल में सिंचाई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। मशरूम, जिसे खुम्ब भी कहा जाता है, स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर है। इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अलग अलग मौसम के हिसाब से इसकी कई किस्में मौजूद हैं। खासकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सफेद बटन मशरूम, शिटाके मशरूम, धान पुआल खुम्ब, ऑयस्टर मशरूम और दूधिया मशरूम की खेती की जाती है। अलग अलग किस्मों के कारण ही अब साल भर मशरूम की पैदावार संभव हो पाई है। एक रोचक बात यह है कि गर्मी के मौसम में पैदा होने वाला दूधिया मशरूम भारत की ही देन है। दूधिया मशरूम को फरवरी से अप्रैल तक बोया जा सकता है। इसके अलावा शिटाके मशरूम को सितंबर से फरवरी के बीच बोया जा सकता है। ऑयस्टर को ढींगरी मशरूम भी कहा जाता है। इसकी खेती लगभग पूरे साल की जा सकती है। मशरूम की बुआई के लिए कंपोस्ट तैयार किया जाता है। कंपोस्ट गेहूं के भूसे या धान के पुआल, गेहूं या धान के चोकर, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, पोटाश, जिप्सम और शीरे से तैयार किया जाता है। भूसा 1 साल से अधिक पुराना और बारिश में भीगा नहीं होना चाहिए। इस तरह तैयार कंपोस्ट की 8 से 10 इंच की परत ट्रे या थैलियों में भर दी जाती है। बटन मशरूम के कवक जाल की वृद्धि के लिए 22 से 25 डिग्री का तापमान और 80 से 85% नमी होनी चाहिए। बोने के लिए हवादार और तापरोधी मशरूम घर बनाया जाता है, जिसके भीतर तापमान और जरूरी नमी को बनाए रखा जा सके। मशरूम घर का फर्श पक्का होना जरूरी है। 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में औसतन 8 से 10 किलो मशरूम की उपज होती है, जो 100 किलो कंपोस्ट में 6 से 8 हफ्तों में प्राप्त होती है। तुड़ाई के बाद मशरूम को बहते पानी में धोकर तुरंत 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा कर लेना चाहिए। इसकी पैकिंग 200 ग्राम या 500 ग्राम के थैलों में की जाती है। मशरूम की फसल बहुत तेजी से बढ़ती है और इसलिए बाजार का इंतजाम बेहद आवश्यक है। और हाँ, जंगली मशरूम और खाने वाली मशरूम अलग अलग होती हैं, इसलिए मशरूम के लिए नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय से ट्रेनिंग जरूर लें। और आइए अब जानते हैं कुछ और खास खबरें। भारतीय जनता पार्टी ने 26 साल से अधिक समय के बाद दिल्ली की सत्ता में की वापसी। 70 सदस्यीय विधानसभा में 48 सीटों पर दर्ज की जीत। दिल्ली में सरकार गठन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के घर बैठक। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक में हुए शामिल। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने आज सीएम पद से दिया इस्तीफा। राजभवन में उपराज्यपाल से मुलाकात कर सौंपा इस्तीफा। प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को 4089 मतों से हराया। इससे वह भाजपा की आगामी सरकार में शीर्ष पद के बने संभावित दावेदार। सीबीआई ने रक्षा मंत्रालय के प्रधान नियंत्रक रक्षा लेखा कार्यालय में तैनात सीनियर ऑडिटर और 2 अन्य लोगों को किया गिरफ्तार। 8 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरबीआई कार्यालय में की केंद्रीय बोर्ड की 613वीं बैठक की अध्यक्षता। बैठक में देश की आर्थिक स्थिति, महंगाई दर और आर्थिक विकास के बीच संतुलन के साथ साथ रुपए की स्थिति पर की गई चर्चा। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में गंगा, जमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान के प्रति लोगों में बढ़ता जा रहा उत्साह। अब तक 42 करोड़ से अधिक लोग कर चुके हैं पवित्र स्नान। महाकुंभ में शनिवार को 1.32 करोड़ श्रद्धालुओं ने किया स्नान। 10 लाख से अधिक कल्पवासियों समेत 1.22 करोड़ आम श्रद्धालुओं ने भी लगाई डुबकी। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।